Welcome to Reliable Analysis. I am Dr. Ashok Kumar. At this time, going to explain third chapter of History Class 10. The name of the chapter is The Making of a Global World. The Making of a Global World. It's the third class of this chapter. यानी इस चैप्टर का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले दो वीडियो हम लोगों का इस चैप्टर पर रिलीज हो चुका है। ये थर्ड पार्ट इस चैप्टर का आज हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर में आप लोगों को आज स्टडी करना है इंडेंचर्ड लेबरर। इंडेंचर्ड लेबरर कौन थे, उनके साथ क्या प्रॉब्लम था, उनको क्या फैसिलिटी थी। इसके अतिरिक्त हम लोग को आज स्टडी करना है इंडियन इंटरप्रीन्योर्स, इंडिया का ट्रेड और कॉलोनियलिज्म का इसके ऊपर प्रभाव। ये सब टॉपिक आज हम लोग को स्टडी करना है। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को इस बात का आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि यह एक एजुकेशनल और पॉलिटिकल चैनल है। कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक का एक्सप्लेनेशन, साथ ही साथ करंट अफेयर्स इत्यादि की जानकारी हर हमेशा मिलेगी। तो जहां तक सवाल है, आज हम लोग शुरुआत करते हैं इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन। इंडेंचर्ड लेबर का मतलब हुआ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का लेबर। आप इसको आमतौर पर बंधुआ मजदूर भी कह सकते हैं, बंधुआ मजदूर। लेकिन बंधुआ मजदूर यानी बॉन्डेड लेबर और इंडेंचर्ड लेबर दोनों में कुछ फर्क है। प्योर बंधुआ मजदूर ये नहीं है। इंडेंचर्ड लेबर को आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वाला लेबर कह सकते हैं। 5 वर्षों के कॉन्ट्रैक्ट के लिए इनको ले जाया जाता था प्लांटेशन कल्टीवेशन में। शुगर केन प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन, टी प्लांटेशन, रबर प्लांटेशन और माइनिंग इत्यादि में काम करने के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन, कैनाल कंस्ट्रक्शन इत्यादि में काम करने के लिए इंडेंचर्ड लेबरर को यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लेबर को ले जाया जाता था। इंडिया पॉपुलेशन के मामले में एक एबंडेंट कंट्री है। दुनिया को के किसी भी देश को जब मैन पावर की आवश्यकता होती है तो उसको इंडिया का रुख करना पड़ता है। डेवलप से डेवलप्ड कंट्री को इंडिया के मैन पावर की आवश्यकता हो जाती है। अभी 10 लाख इस दिसंबर तक में रूस में भारत को सप्लाई करना है लेबर। सिर्फ रूस में 10 लाख लेबर का सप्लाई दिसंबर तक में करना है इंडिया को। इसके अतिरिक्त इंडिया का एक और जो है फ्रेंड कंट्री है इजराइल। इजराइल में इंडिया से काफी तादाद में भेजा जाता है मैन पावर को, जो डिफरेंट टाइप के स्किलफुल काम करते हैं। राज मिस्त्री है, प्लम्बर है, या जो भी इलेक्ट्रिशियन है, सब प्रकार का काम करते हैं। तो इंडेंचर्ड लेबरर के रूप में इंडिया के लोगों को ब्रिटिश शासनकाल में भी ले जाया जाता था। 19वीं सेंचुरी में संसार के विभिन्न भागों में ले जाया जाता था। तो इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया illustrates two-sided nature of 19th century world। तो 19th सेंचुरी का वर्ल्ड जहां इकोनॉमिक ग्रोथ का वर्ल्ड था, तो एक तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा था काफी तेजी से, और दूसरी तरफ ग्रेट मिजरी, यानी कुछ लोग काफी धनाढ्य हो रहे थे। जो धनी लोग थे वो धनी होते चले जा रहे थे, और जो गरीब लोग थे वे गरीब होते चले जा रहे थे। तो 19th सेंचुरी का वर्ल्ड बड़ा विरोधाभासी था, काफी कंट्राडिक्शन
देखा जाता है। यानी बहुत सारे लोग खाते खाते मर रहे थे और अधिकांश लोग भूखे मर रहे थे, और इसी का रिजल्ट था इंडेंचर्ड लेबर। तो हायर इनकम के लिए, अपनी गरीबी को दूर करने के लिए लोग एक जगह से दूसरे जगह पर जाते थे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर के लेबर के रूप में काम करने के लिए। लेकिन उनका कॉन्ट्रैक्ट रहता था 5 साल का, 5 साल तक रहना है कम से कम। लेकिन उनके साथ कई प्रकार की समस्याएं थी। उनको बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिल पाता था। तो इट वाज अ वर्ल्ड ऑफ फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज ग्रेट मिजरी, हायर इनकम्स फॉर सम, यानी कुछ लोगों का इनकम काफी अधिक था, एंड पॉवर्टी फॉर अदर्स, अन्य लोग गरीब थे। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेज इन सम एरियाज, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेज, एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यूरोप में, खास करके इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हैड टेकन प्लेस। और इस तरह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब हुआ साइंटिफिक डेवलपमेंट, नए नए मशीनों का आविष्कार। लेकिन दूसरी तरफ एशिया और अफ्रीका के कंट्रीज बैकवर्ड थे। यहां प्रिमिटिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन का प्रचलन था। तो 19th सेंचुरी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंडियन एंड चाइनीज लेबरर्स को ले जाया गया प्लांटेशन वर्क करने के लिए, माइंस में काम करने के लिए, रोड बनाने के लिए, रेलवे लाइन बनाने के लिए, वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में। तो इंडियन इंडेंचर्ड लेबरर्स आर मेनली हायर्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट्स विच प्रॉमिस्ड रिटर्न ट्रेवल टू इंडिया आफ्टर दे हैड वर्कड 5 years ऑन देयर एम्प्लॉयर्स प्लांटेशन। यानी जो इंडिया के इंडेंचर्ड लेबर को ले जाया जाता था, उनको 5 years का एक पीरियड रहता था, और वो 5 years तक काम करना पड़ता था। और 5 years पूरा करने के बाद उनको ये प्रॉमिस किया जाता था कि आपको रिटर्न इंडिया कर दिया जाएगा, आपको वापस भारत आने का मौका मिलेगा। ये अलग बात है कि बहुत सारे इंडेंचर्ड लेबरर गए 5 years के लिए काम करने के लिए, लेकिन परमानेंट रूप से बस गए, रह गए। मोस्ट इंडेंचर्ड वर्कर्स केम फ्रॉम प्रेजेंट डे, यानी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड ड्राई डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु। ये सब ऐसे इंडिया के क्षेत्र हैं जहां से अधिकांश इंडेंचर्ड लेबरर ले जाए जाते थे देश के विभिन्न भागों में, और खास करके विदेशों में, दुनिया के विभिन्न भागों में। तो इन मिड 19th सेंचुरी दीज रीजन्स एक्सपीरियंस्ड मेनी चेंजेस। तो 19th सेंचुरी में जहां से ले जाया जा रहा था इंडेंचर्ड लेबरर को, वहां पर ऐसी अनेक कारण हुई, ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसके चलते लोग बेरोजगार हो गए, गरीबी और भूखमरी के शिकार हो गए। और इस परिस्थिति में लोगों के पास इंडेंचर्ड लेबरर के रूप में काम करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। इसके अंतर्गत है कॉटेज इंडस्ट्री का डिक्लाइन, यानी फॉल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, लैंड रेंट्स रोज, यानी जमीन का जो रेंट था, लैंड रेंट, तो वो बढ़ गया। लैंड्स वर क्लियर्ड फॉर माइंस एंड प्लांटेशंस, बहुत सारे लोगों की जमीन को क्लियर कर दिया गया कि यहां माइनिंग होगा और प्लांटेशन कल्टीवेशन होगा। तो जो लोग खेती कर रहे थे वे भूमिहीन हो गए, लैंडलेस बन गए। तो इस प्रकार की त्रासदी के कारण लोगों के पास इंडेंचर्ड लेबर के रूप में काम करने के अलावा कोई चारा नहीं था। गरीबों की स्थिति काफी दयनीय हो गई, और लैंड रेंट बढ़ जाने के बाद वे लैंड का रेंट देने में सक्षम नहीं थे।
तो became deeply indebted and were forced to migrate in search of work. लोग ऋणग्रस्तता के शिकार हो गए और इस परिस्थिति में लोगों के पास कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का लेबर यानी इंडेंचर्ड लेबर के रूप में काम करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। तो इंडिया के जो इंडेंचर्ड लेबर ले जाए जाते थे यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लेबर जो ले जाए जाते थे वो संसार के किन भागों में ले जाए जाते थे ये जरा स्टडी कीजिए। तो मेनली ले जाए जाते थे कैरेबियन आइलैंड्स में, त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम, मॉरिशस, फिजी, ये सब जगहों पर ले जाए जाते थे मुख्य रूप से। ऐसे तो अन्य जगहों पर भी ले जाए जाते थे लेकिन ज्यादातर इंडियन लोगों को त्रिनिदाद, ये सब वेस्ट इंडीज आजकल कहलाता है, त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम और इंडेंचर्ड लेबर को ले जाया जाता था। बहुत सारे इंडेंचर्ड लेबर वहां गए तो कॉफी प्लांटेशन, शुगर केन प्लांटेशन में काम करने, लेकिन वहीं का होकर के रह गए, वहीं बस गए। और इसी का परिणाम है कि आज भी अगर आप जाइएगा त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम, ये सब जगह पर अगर आप जाइएगा तो इंडियन इंडेंचर्ड लेबरर का आपको वंशज मिलेगा, आपको काफी तादाद में इंडियन लोग मिलेंगे और हिंदू संस्कृति आपको वहां पर जो इंडियन कल्चर है वो वहां पर देखने को मिलेगी। आपको आश्चर्य हो जाएगा कि लगता है कि ये तो प्योर इंडिया है। तो उसका कारण है कि उसके पूर्वज गए थे इंडेंचर्ड लेबर के रूप में और वे वहां रह गए। वेस्ट इंडीज के क्रिकेट टीम में अक्सर आप लोग सुने होंगे, इंडियन नाम नहीं सुने हैं? अरे कालीचरण, शिव नारायण चंद्र पॉल, ये सब क्या है? सब इंडियन नाम नहीं है। ये सब इंडेंचर्ड लेबरर जो गए थे उन्हीं के वंशज हैं जो आज विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, कोई क्रिकेट में भी हैं। तो वेस्ट इंडीज के आइलैंड्स यानी कैरेबियन आइलैंड्स के अलावा मॉरिशस, आप यही समझ लीजिए कि मॉरिशस इंडियन ओशियन का एक आइलैंड कंट्री है और मॉरिशस में कितने इंडियन इंडेंचर्ड लेबर को ले जाया गया था इसका आप यही अनुमान लगा सकते हैं कि मॉरिशस का नेशनल लैंग्वेज जानते ही क्या है? मॉरिशस का नेशनल लैंग्वेज है भोजपुरी। समझ रहे बात को? मॉरिशस का नेशनल लैंग्वेज है भोजपुरी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना लोग बिहार से गए होंगे। मॉरिशस का प्राइम मिनिस्टर कभी भी कोई बनेगा तो बिहार का ही आदमी बनेगा, जिसका पूर्वज बिहार में रहे हैं, जिसका जड़ बिहार से है, वही आदमी वहां बन सकता है प्राइम मिनिस्टर। हर समय वहां के प्राइम मिनिस्टर आते रहते हैं इंडिया में। इंडिया का वहां पर मतलब सैनिक अड्डा वगैरह भी है। इंडिया वहां पर सब प्रकार का फोर्स वहां पर स्टेशन किए हुए, एयर फोर्स, इन्फेंट्री, सब प्रकार का फोर्स इंडिया का वहां है। तो इस तरह से मॉरिशस और फिजी, तो फिजी भी ऑस्ट्रेलिया के निकट एक आइलैंड कंट्री है और फिजी में भी शुगर केन प्लांटेशन के लिए ले जाया गया था इंडियन लोगों को और वो वहां बस गए हैं, बहुत सारे लोग बस गए हैं। और फिजी में ज्यादा संख्या इंडियन लोगों की है। आप जिस प्रकार से इंडिया में रोड पर क्रॉस करते हैं तो आप हिंदी फिल्म का गाना होना विविध भारती या रेडियो मिर्ची इत्यादि से बजते हुए सुनते होंगे, कोई लाउड स्पीकर, कोई इस प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते रहते हैं लोग। फिजी में जाइएगा तो आपको सेम टू सेम ऐसा ही सीन मिलेगा। इंडिया में जिस प्रकार से आप हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, फिजी में भी आपको सेम हिंदी का न्यूज़पेपर आपको मिलेगा। आपको अगर अचानक
आंख मूंद करके फिजी में उतार दिया जाए तो आप तो समझ ही नहीं पाइएगा कि कहीं दूसरा कंट्री है, लगेगा कि तो इंडिया है। तो इसका कारण है कि इंडेंचर्ड लेबर को फिजी में ले जाया गया था शुगर केन प्लांटेशन के लिए, और ये लोग वहां पर रह गए। इसके अतिरिक्त सिलोन यानी श्रीलंका जिसको कहिए, तमिलों को लेके जाया गया था चाय की पत्तियों को तोड़ने के लिए, तो सिलोन यानी श्रीलंका में, मलाया, ये सब जगहों पर ले जाया गया था। और इंडिया के अंदर भी असम में इंडिया के अंदर भी ले जाया गया था इंडेंचर्ड लेबरर को, असम में चाय की पत्तियों को तोड़ने के लिए। चाय की पत्तियों को तोड़ने का काम जो है एक मैनुअल वर्क है, और इसमें काफी अधिक लोगों की आवश्यकता होती है। अब इंडेंचर्ड लेबरर की भर्ती कैसे होती थी? तो एक एजेंट के द्वारा, एजेंट जो एम्प्लॉयर रहते थे, एजेंट को कमीशन देते थे। इस प्रकार के एजेंट को जॉबर भी कहा जाता था। जिसको नौकरी चाहिए वो डायरेक्ट जो प्लांटेशन ओनर है उससे तो कांटेक्ट कर नहीं सकता है, तो जॉबर यानी एजेंट उसका हर एक जगह पाया जाता था इंडिया में। तो लोग जिसको काम करना है वो उसी जॉबर से कांटेक्ट करते थे, यानी एजेंट से। रिक्रूटमेंट वाज डन बाय एजेंट्स एंगेज्ड बाय एम्प्लॉयर्स एंड पेड अ स्मॉल कमीशन। तो एक कमीशन मिलता था जो एजेंट रहता था उसको, और बदले में वो लेबर सप्लाई करता था। Many migrants agreed to take up work hoping to escape poverty or oppression in their home villages. यहाँ के लोग जो गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, कंगाली, बदहाली, फटेहाली की समस्या से ग्रसित रहते थे, ऐसे लोगों को एक राहत की किरण के रूप में दिखाई देता था कि इंडेंचर्ड लेबर के रूप में ले जाएंगे तो काफी अधिक पैसा मिलेगा और गरीबी दूर हो जाएगी। Agents also tempted the prospective migrants by providing false information. जो एजेंट होते थे एम्प्लॉयर के यानी जॉबर, ये लोगों को गलत सूचना देकर के बरगलाते थे, मिसगाइड करते थे। यहां तक कि सही ये भी नहीं बताते थे कि कहां उनको ले जाया जाएगा। दूसरे देश में ले जाया जाएगा, लेकिन वो बताते नहीं थे कि दूसरे देश में ले जाया जाएगा, क्योंकि दूसरे देश में पानी के जहाज से ले जाया जाएगा। यहां के लोग पानी के जहाज से सफर करने को पाप समझते थे। समुद्र को इंडिया में समझाता था पाप, और इस तरह से समुद्र की यात्रा नहीं करना चाहते थे लोग। तो कहां ले जाया जाएगा ये भी नहीं एजेंट बताते थे। मोड्स ऑफ ट्रेवल यानी कौन चीज से ले जाया जाएगा, बस से या रिक्शा से या ट्रेन से या पानी के जहाज से, ये भी नहीं बतलाते थे। क्या काम करना पड़ेगा ये भी नहीं बतलाते थे, और क्या किस टाइप का लिविंग कंडीशन होगा, वर्किंग कंडीशन होगा, क्या क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, ये सब इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाता था इंडेंचर्ड लेबरर को, और उनकी जबरन भर्ती कर ली जाती थी। सामुद्रिक यात्राओं के माध्यम से इंडेंचर्ड लेबरर को इंडिया से जाना होता था कैरिबियन आइलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या मॉरिशस या श्रीलंका इत्यादि। लेकिन यहां तक कि वर्कर्स को यह भी नहीं बतलाया जाता था कि आपको इंडिया के बाहर जाना होगा। Sometimes agents even forcefully abducted less willing migrants. जो माइग्रेंट, जो इंडेंचर्ड लेबर के रूप में जो व्यक्ति
काम नहीं करना चाहते थे। कभी कभी जबरदस्ती जबरदस्ती लोगों को अगवा कर लिया जाता था, जॉबर के द्वारा, यानी एम्प्लॉयर के एजेंट के द्वारा। और जबरदस्ती उनको जो है इंडेंचर्ड लेबर के रूप में काम करने के लिए भेज दिया जाता था। इसी कारण से 19th सेंचुरी को कहा जाता है अ न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी। 19th सेंचुरी indenture has been described as a new system of slavery। इंडेंचर लेबरर को विद्वानों ने एक न्यू टाइप का स्लेवरी की संज्ञा दी है, क्योंकि लेबरर को जितना बेसिक फैसिलिटी मिलनी चाहिए उनको मिलती नहीं थी। उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था, जो वादा किया जाता था वो वादा नहीं पूरा किया जाता था। On arrival at the plantations, laborers found conditions to be different from what they had immigrated। यानी अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में इंडेंचर लेबरर को ले जाकर के रखा जाता था। अब जैसे बिहार का कोई आदमी है, यहाँ ट्रॉपिकल टाइप का क्लाइमेट है। अब इसको अगर सीधे आप लेके चले जाइएगा पेंगोंग लेक में, तो वहां बर्फ गिरता है, तो उतना ठंड बिहार का आदमी टॉलरेट करने में सक्षम नहीं होता है। तो इस तरह से ऐसे ऐसे जगहों पर ले जाया जाता था यहाँ के लोगों को, जहां के क्लाइमेटिक कंडीशन को नहीं जानते थे इंडिया के लोग। वर्कर्स डिस्कवर्ड देयर ओन वेज ऑफ सर्वाइविंग, मेनी ऑफ देम एस्केप्ड इनटू द वाइल्ड्स, दो इफ कॉट दे फेस्ड सीवियर पनिशमेंट। तो कहता है कि बहुत सारे वर्कर जो है वो तरह तरह का अतिक्रम लगाते थे, जंगलों में भाग जाते थे, इंडेंचर लेबर के रूप में काम नहीं करना चाहते थे, जंगलों में भाग जाते थे और पकड़े जाते थे, तो फिर उनको कठोर पनिशमेंट दिया जाता था। अदर्स डेवलप्ड न्यू फॉर्म्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव सेल्फ एक्सप्रेशन, the blending different cultural forms, old and new। In Trinidad, an annual Muharram procession was transformed into a rituous carnival called Hose, yani for Imam Hussain, in which workers of all races and religions ज्वाइंट। तो इस तरह से इंडेंचर्ड लेबरर जहां जाते थे, जहां रहते थे, वहां एक मिक्स्ड कल्चर का निर्माण करने का प्रयास करते थे, चाहे हिंदू हो इंडेंचर्ड लेबरर के रूप में या मुस्लिम हो। तो न्यू फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव सेल्फ एक्सप्रेशन, डिफरेंट कल्चर का मिक्सचर वो डेवलप कर लेते थे, यानी एक मिक्स्ड कल्चर, ओल्ड कल्चर और न्यू कल्चर को मिला करके। तो त्रिनिदाद में एनुअल मुहर्रम प्रोसेसन मनाया जाता था और वो काफी धूमधाम से, और इसको होसे नाम से लोग सेलिब्रेट करते थे। होसे, होसे का मतलब हुआ फॉर इमाम हुसैन। इसमें सभी जाति धर्म इत्यादि के वर्कर्स मिलजुल करके एक साथ मुहर्रम अपना मनाते थे। इसी प्रकार से द प्रोटेस्ट रीजन ऑफ रस्ताफ्रेनिज्म तो मेड फेमस बाय जमैकन रेगी स्टार बॉब मार्ले is also said to reflect social and cultural links with Indian migrants to the Caribbean। चटनी म्यूजिक नाम का एक म्यूजिक डेवलप किया इंडेंचर्ड लेबरर ने। तो चटनी म्यूजिक पॉपुलर इन त्रिनिदाद एंड गुयाना।
चटनी म्यूजिक, उस टाइप का चटनी म्यूजिक इंडिया में भी कभी कभी काफी पॉपुलर हुआ है कि कैसे बनी तिलौरी बिना चटनी कैसे बनी, फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी, इस टाइप का था ना। तो चटनी म्यूजिक काफी पॉपुलर हुआ त्रिनिदाद और गुयाना में। इन अदर क्रिएटिव कॉन्टेम्पररी एक्सप्रेशन ऑफ पोस्ट इंडेंचर एक्सपीरियंस, these forms of cultural fusion are part of the making of the global world। तो इस तरह से हिंदुओं का कल्चर, मुसलमानों का कल्चर और लोकल कल्चर सब मिल करके एक मिक्स्ड कल्चर का निर्माण किया जहां पर इंडियन चाइल्ड लेबरर रहने लगे। Where things from different places get mixed, lose their original characters and become समथिंग इंटायरली न्यू। तो इस तरह से इंडेंचर्ड लेबर गए, अपने साथ कल्चरल फीचर्स को ले गए, इंडिया से लेकर के गए, लेकिन वहां कुछ लोकल कल्चर, कुछ अपना और कुछ अन्य लोगों का, अन्य धर्मों का कल्चर अपना करके एक मिक्स्ड कल्चर का डेवलपमेंट किया। तो ज्यादातर इंडेंचर्ड लेबरर जो थे स्टेड ऑन आफ्टर दियर कॉन्ट्रैक्ट्स एंडेड, यानी 5 वर्षों का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद भी ज्यादातर इंडेंचर्ड लेबरर रुक गए और रिटर्न्ड टू देयर न्यू होम्स आफ्टर अ शॉर्ट स्पेल इन इंडिया। कुछ लोग हैं कि अपना कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड समाप्त होने के बाद, यानी 5 वर्ष पूरा होने के बाद इंडिया आए, लेकिन कुछ दिन रह करके फिर लौट करके वहीं चले गए, क्योंकि वहां उनको काम मिल गया। Consequently, there are large communities of people of Indian descent in these countries। और इसी कारण से आज भी आप ये सब जो कंट्रीज सुन रहे हैं, सूरीनाम, त्रिनिदाद, गुयाना, ये सब में आज भी काफी तादाद में इंडियन लोग पाए जाते हैं, क्योंकि उनके पूर्वज इंडेंचर्ड लेबर के रूप में गए थे। अब बीएस नायपॉल एक विद्वान है, नोबेल प्राइज इनको मिल चुका है। तो सम ऑफ यू मे हैव फॉलोड द एक्सप्लॉइट्स ऑफ वेस्ट इंडीज क्रिकेटर्स शिव नारायण चंद्र पोल, जिसका अभी जिक्र कर रहे थे, एंड राम नरेश सरवन। राम नरेश सरवन भी प्योर हिंदू नाम है ना, ये इंडेंचर्ड लेबर के ही संतान है। So if you have wondered why their names sound vaguely Indian, the answer is that they descended from indentured labor migrants from India। 1900 से India's nationalist leaders began opposing the system of individual labor migration। तो 1900 से नेशनलिस्ट लीडर ने अपोज करना प्रारंभ कर दिया द सिस्टम ऑफ इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन एज एब्यूसिव एंड क्रूएल। इसकी कटु आलोचना की नेशनल मूवमेंट के लीडर्स ने, और इंडेंचर्ड लेबर को बिल्कुल गलत कहा, और इस कारण से 1921 में इंडेंचर्ड लेबर के प्रैक्टिस को अबैंडन कर दिया गया। Yet for a number of decades afterward, the destruction of Indian indentured workers, often thought as coolies, remained as uneasy minority in the Caribbean islands। Some of Nepal's early novels capture their sense of loss एंड एलियनेशन। यानी वीएस नायपॉल जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हैं, ने इंडियन इंडेंचर्ड लेबरर की कैरेबियन आइलैंड्स में या अन्य नए प्रदेशों में जहां जहां उनको भेजा गया, उनके समक्ष किस प्रकार की परेशानी आई, इसका
जो है जिक्र किया। अब इस प्रकार से इंडेंचर्ड लेबरर के साथ जिस प्रकार की परेशानी थी, जिस प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन था और क्रूएल ट्रीटमेंट किया जाता था, जिसके चलते इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के जो लीडर्स थे उन्होंने इंडेंचर्ड लेबर के सिस्टम का विरोध किया और नतीजा हुआ कि ये इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम को 1921 में एबोलिश कर दिया गया। लेकिन फिर भी इंडियन इंडेंचर्ड लेबर के वर्कर्स जो थे तो often thought of as coolies remained an uneasy minority in Caribbean islands. Some of Naipaul's, तो वीएस नायपॉल के अर्ली नॉवेल्स में इस प्रकार के लॉस जो इंडियन इंडेंचर्ड लेबरर ले जाए गए थे कैरेबियन आइलैंड्स में, उनके जीवन की त्रासदी का वर्णन किया गया है। किस प्रकार से अपनेपन से दूर होने का गम इंडियन इंडेंचर्ड लेबरर और उनके फैमिली मेंबर्स को महसूस होता है कैरेबियन आइलैंड्स में, ये बीएस नायपॉल के नॉवेल में वर्णन किया गया है। अब इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन एंटरप्रेन्योर्स एब्रोड। तो ग्रोइंग फूड एंड अदर क्रॉप फॉर द वर्ल्ड मार्केट रिक्वायर्ड कैपिटल। Large plantations could borrow it from banks and markets. तो इंडियन बैंकर, इंटर द इंडियन बैंकर। तो डू यू नो ऑफ द शिकारीपुरी श्रॉप्स एंड नाटू कोट्टई चेतियार्स। तो ये सब बैंकर्स थे, शिकारीपुरी सेरोप्स और नाटू कोट्टई चेतियार्स, ये सब प्रमुख बैंकर्स थे। तो दे वर अमंग्स्ट द मेनी ग्रुप्स ऑफ बैंकर्स एंड ट्रेडर्स हु फाइनेंस्ड एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर इन सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया। ये सब बैंकर्स फाइनेंस करते थे एक्सपोर्ट ट्रेड को, using either their own funds or those borrowed from European banks. तो ये बैंकर्स जो थे अपने फंड से या यूरोपियन बैंक से लोन लेकर के ये एक्सपोर्ट ट्रेड को फाइनेंसिंग करने का काम करते थे। इन लोगों के पास यानी जो बैंकर्स थे इस समय 19वीं सेंचुरी में, जिसका भी आप एग्जांपल पढ़ रहे थे, शिकारीपुरी श्रॉप्स और नाटू कोट्टई चेतियार्स, ये सब के पास फंड ट्रांसफर का एक सिस्टम था। दूर के क्षेत्रों में भी ये लोग फंड ट्रांसफर कर लेते थे। दे हैड अ सोफिस्टिकेटेड सिस्टम ऑफ ट्रांसफर मनी ओवर लार्ज डिस्टेंसेज एंड इवन डेवलप्ड इंडिजिनस फॉर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से फंड ट्रांसफर का एक अच्छा, ये प्राइवेट बैंकर जो थे तो फंड ट्रांसफर का, मनी ट्रांसफर का एक सिस्टम डेवलप कर लिया गया था। जैसे जैसे समय जो है के साथ नए नए फंड ट्रांसफर करने के तरीके आ रहे हैं। आजकल गूगल पे यानी डिफरेंट टाइप्स का यूपीआई वगैरह आ गया है, लेकिन 19वीं सेंचुरी में भी ये जो प्राइवेट बैंकर थे वो फंड ट्रांसफर कर लेते थे प्रिमिटिव वे में ही सही। इंडियन ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स आल्सो फॉलोड यूरोपियन कोलोनाइजर्स इनटू अफ्रीका। तो इंडियन ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स भी यूरोपियन कोलोनाइजर्स के साथ, जो यूरोप के लोग कॉलोनी स्टैब्लिश करने के लिए अफ्रीका गए, उनके साथ गए। इसके अंतर्गत हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स हाउएवर वेंचर्ड बियॉन्ड यूरोपियन कॉलोनीज। फ्रॉम द 1860s they established flourishing
इंपोरिया एट बीजी पोर्ट्स वर्ल्ड वाइड। इन्होंने पोर्ट्स के ऊपर अपना जो है इंपोरिया स्टैब्लिश किया, यानी सेलिंग, परचेजिंग इत्यादि का काम शुरू किया। तो सेलिंग लोकल एंड इंपोर्टेड क्यूरियोस टू टूरिस्ट। तो ये हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि इंडिया में कौन लोग अर्ली इंटरप्रीन्यूअर्स थे, प्रारंभ में कौन, किन लोगों ने अपना पूंजी लगाया, किन लोगों ने अपना व्यापार उद्योग धंधा वगैरह शुरुआत किया था, और वो कैसे किया। आपने स्टडी किया कि कुछ लोग बैंकर थे, कुछ लोग जो हैदराबादी सिंधी थे, ये लोग पोर्ट्स के ऊपर अपना कारोबार करते थे, ट्रांजैक्शन वगैरह का काम। कुछ मनी लेंडर और ट्रेडर जो थे, यूरोपियन कोलोनाइजर्स के साथ अफ्रीका चले गए, अफ्रीका में जाकर के कारोबार करने लगे। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन ट्रेड, कोलोनियलिज्म एंड ग्लोबल सिस्टम। तो फाइन कॉटन का प्रोडक्शन इंडिया में होता था, प्रोड्यूस्ड इन इंडिया वर एक्सपोर्टेड टू यूरोप। इंडिया में बहुत बढ़िया क्वालिटी का सूती का कपड़ा बनता था, कॉटन टेक्सटाइल के मामले में फेमस था। ढाका का मलमल पूरे दुनिया में फेमस था। उन दिनों इतना बढ़िया महीन और बारीक कपड़ा भारत में बनाया जाता था कि कहा जाता था कि इलायची के खोल में एक थान यानी 36 मीटर कपड़ा एडजस्ट हो जाता था, अंगूठी के नग में एक थान कपड़ा एडजस्ट हो जाता था। हो सकता है कि ये इतिहास की किंवदंतियां हो, दंत कथाएं हो इतिहास की, लेकिन इतना निश्चित है कि इन किंवदंतियों के पीछे कुछ न कुछ इंडियन टेक्सटाइल का डेवलपमेंट जरूर रहा था। तो कहा जाता है कि इतना महीन और बारीक कपड़ा उन दिनों बनता था कि शाहजहां की बेटी राज दरबार में जब चली गई थी, वो कपड़ा पहन करके, ढाका का मलमल पहन करके, तो उसके फादर शाहजहां राज दरबार में लज्जित हो गए थे और कहे थे कि अपने बेटी को, जहां को बोले कि तुम बेशर्म हो, तुम राज दरबार में नंगे चली आई। तो ये कही कि नहीं, मैंने तो 3 बार साड़ी को लपेटा है अपने शरीर में, यानी 3 बार साड़ी को लपेटने के बाद भी शरीर ट्रांसपेरेंट दिख रहा था। ये इस बात का इंडिकेशन है कि कितना अधिक बढ़िया और फैशनेबल कपड़ा उन दिनों भी इंडिया में बनता था। इसका डिमांड यूरोपियन मार्केट्स में था। British cotton manufacturers began to expand and industrialists pressurized the government to restrict cotton imports and protect local industries. लेकिन ये इंडिया से जो है फाइन टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट ज्यादा दिनों तक नहीं रह सका। जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो इंग्लैंड के इंडस्ट्रियलिस्ट ने वहां की सरकार के ऊपर दबाव डाला, पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन अपनाने के लिए, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपनाने के लिए। इसके अंतर्गत इंग्लैंड की सरकार को कहा गया कि आप हैवी कस्टम ड्यूटी लगा दीजिए इंडियन गुड्स के ऊपर। तो भारत से जो कपड़ा जाता था इंग्लैंड, उसके ऊपर हैवी कस्टम ड्यूटी लगा दिया गया। नतीजा हुआ कि इंडिया का कपड़ा इंग्लैंड के बाजारों में काफी महंगा हो गया, और जब काफी महंगा हो गया तो स्वाभाविक है कि आम लोगों के पहुंच से बाहर हो गया, क्योंकि इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल काम करता है कि हायर द प्राइस लोअर द डिमांड। जब कस्टम ड्यूटी के कारण जब इंडियन कॉटन टेक्सटाइल की कीमतें इंग्लैंड में अधिक हो गई तो उसका डिमांड कम गया, क्योंकि हायर, इकोनॉमिक्स कहता है कि हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। पहले कीमत कम था तो लोग, इंग्लैंड के लोग खरीदते थे, जब हैवी कस्टम ड्यूटी लगा दिया गया तो महंगा हो गया, तो उसका कंजम्पशन यानी खपत इंग्लैंड के बाजारों में कम हो गया। तो इंग्लैंड के सरकार ने टैरिफ लगा करके यानी कस्टम ड्यूटी लगा करके और इंडिया के कॉटन टेक्सटाइल को नष्ट करने का काम किया।
और बदले में वो अपना फैक्ट्री का माल यहां इंडिया में बेचने लगे और इंडिया में कस्टम ड्यूटी काफी कम कर दिया गया, यानी सीमा शुल्क को काफी घटा दिया गया, जिससे इंग्लैंड का माल आसानी से पूरे भारत भर में फैल गया और वो सस्ता हो गया। तो कंसिक्वेंटली द इनफ्लो ऑफ फाइन इंडियन कॉटन बिगैन टू डिक्लाइन, और इस प्रकार से इंडिया का जो कॉटेज इंडस्ट्री था, इंडिया का जो कॉटन इंडस्ट्री था, वो डिक्लाइन करने लगा। तो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स ऑल्सो बिगैन टू सीक ओवरसीज मार्केट्स फॉर देयर क्लोथ, excluded from the British market by tariff barriers. Indian textiles now faced a stiff competition in other international markets. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुआ, धीरे धीरे यूरोप के अन्य भागों में भी फैल गया। तो जहां जहां इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, वहां वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपनी सरकारों के ऊपर पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन अपनाने के लिए फोर्स किया और सभी जगहों पर हैवी कस्टम ड्यूटी लगाया जाने लगा। नतीजा क्या हुआ कि इंडिया का जो कॉटन टेक्सटाइल एक समय पूरे यूरोप का फेवरेट जो है कॉटन टेक्सटाइल था, वो धीरे धीरे यूरोप के मार्केट से बाहर हो गया। तो टैरिफ लगा करके यूरोप के विभिन्न देशों ने इंडिया के माल को अपने देश में आने से रोक दिया। Now faced a stiff competition in other international markets. If we look at the figures of export from India, so we see a steady decline of the share of cotton textile from some 30% around 1800 to 15% by 1815. तो 1800 में जहां पर आपको एक्सपोर्ट 30% था, वो 15% बच गया मात्र 15 वर्षों में, 1815 में। तो देखिए डेटा कहता है कि स्टडी डिक्लाइन ऑफ शेयर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। देखिए ये टाइम वैसा था जिस समय कि लोगों की जरूरतें, अन्य चीजों की जरूरत लोगों को नहीं थी, लेकिन कपड़ा सब कोई पहनता था। उस समय किसी को मोबाइल फोन नहीं चाहिए था, इलेक्ट्रिक फोन नहीं चाहिए था, रेडियो नहीं चाहिए था, टेलीविजन नहीं चाहिए था, लेकिन कपड़ा सबको चाहिए था। इसलिए कॉटन टेक्सटाइल की खपत उस समय होती थी। तो देखिए किस प्रकार से ट्रेड बैरियर कर लगा करके, यानी हाई टैरिफ लगा करके, यानी हैवी कस्टम ड्यूटी लगा करके इंडिया के कॉटन टेक्सटाइल को यूरोप के विभिन्न बाजारों में आने से रोक दिया गया। और इसका परिणाम हुआ कि डिक्लाइन ऑफ द शेयर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन टेक्सटाइल फ्रॉम सम 30% अराउंड 1800। टोटल एक्सपोर्ट का 30% सिर्फ कॉटन टेक्सटाइल था 1800 में, वो बच गया मात्र 15% वो 1815 में। और 1870s में क्या हुआ, बाय द 1870s द प्रोपोर्शन हैड ड्रॉप्ड टू 3%। 1870 आते आते मात्र 3% कॉटन टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट भारत से होता था यूरोपियन मार्केट्स में। यानी भारत के कॉटन इंडस्ट्रीज, भारत के कॉटेज इंडस्ट्रीज, ये सब का पतन हो गया। अब आप सोचिए कि जिस कॉटेज इंडस्ट्री में, जिस कॉटन इंडस्ट्री में लाखों लोग लगे हुए थे, वे लोग तो बेरोजगार हो गए, भूखमरी के शिकार हो गए। सवाल उठता है कि तो फिर इंडिया का जब कॉटन इंडस्ट्री जब डिक्लाइन कर गया तो इंडिया एक्सपोर्ट करता क्या था? तो इंडिया एक्सपोर्ट करता था रॉ मटेरियल और इंडिया इंपोर्ट करता था प्योर मटेरियल, यानी बना हुआ सामान। जैसे कॉटन इंडस्ट्री है इंग्लैंड में, तो उसके लिए कॉटन, रॉ कॉटन, रुई का एक्सपोर्ट करता था इंडिया। और इंपोर्ट क्या करता था? तो बना हुआ कपड़ा आता था इंग्लैंड से, वो इंडिया इंपोर्ट करता था। तो while exports of manufacturers declined rapidly, export of raw materials increased equally fast.
यानी इंडिया और इंडिया सहित अन्य प्रकार के कॉलोनीज को रॉ मटेरियल प्राप्त करने का सोर्स बना दिया गया। इंडिया सहित एशिया अफ्रीका के डिफरेंट बैकवर्ड कंट्रीज से रॉ मटेरियल खरीद करके ले आते थे इंग्लैंड के लोग और यूरोप के लोग, और उससे अपनी फैक्ट्री में सामान बनाते थे, और वो सामान फिर ऊंचे दामों पर उन्हीं कॉलोनीज में ला करके बेच देते थे। कम मूल्य पर रॉ मटेरियल खरीदते थे और काफी ऊंचे मूल्य पर, हाई प्राइस पर प्योर मटेरियल यानी वस्तुएं बेचते थे। और यही कॉलोनियल पॉलिसी था इंग्लैंड का और अदर यूरोपियन कंट्रीज का, जिससे क्या होता था कि इंडिया का धन धीरे धीरे इंग्लैंड में जमा होने लगता था। जो इंडिया 17th सेंचुरी तक गोल्डन बर्ड थी, सोने की चिड़िया थी, 19th सेंचुरी आते आते वो इंडिया एक भूखे नंगे कंगाल और बदहवास लोगों का एक देश बन गया। तो कॉटन एक्सपोर्ट्स रोज फ्रॉम 5% to 35%। इंडिगो यूज्ड फॉर डाइंग क्लोथ, इस समय इंडिगो यानी नील का एक रंग के रूप में इस्तेमाल होता था और इंडिगो का यहां से एक्सपोर्ट होता था। इंडिगो की खेती के साथ एक त्रासदी थी कि इंडिगो जिस खेती में किया जाएगा वो खेत बिल्कुल बंजर हो जाएगा। तो ब्रिटिश इंडिया के किसानों को जबरदस्ती करते थे इंडिगो की खेती करने के लिए, और वो इंडिगो ले जाया जाता था, इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता था। उसकी यूरोपियन मार्केट्स में काफी डिमांड थी। दूसरी बात कि ओपियम, इंडिया से और क्या एक्सपोर्ट होता था, अफीम। अंग्रेजों ने क्या किया कि इंडिया के किसानों को अफीम उपजाने के लिए कहा। इंडिया के किसानों को अफीम उपजाने के लिए कहा। देखिए, इंडिया को कहा था ब्रिटिश इंपायर का सबसे चमकदार हीरा, द ब्राइटेस्ट ज्वेल ऑफ ब्रिटिश इंपायर। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आपको कंपटीशन में भी आता है। ये क्वेश्चन, ये जो वही बोले कि इंडिया वाज द ब्राइटेस्ट ज्वेल ऑफ द ब्रिटिश इंपायर, यानी भारत ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे चमकदार हीरा था। तो ब्रिटिश का ज्यादा प्रेम रहता था भारत के साथ। वो क्या करते थे, भारत के किसानों को कहते थे कि अफीम उपजाओ। वो अफीम को काफी कम मूल्य पर, नगण्य मूल्य पर खरीद लेते थे। और चीन, भारत का पड़ोसी देश है चाइना, तो चाइना में इंग्लैंड का शासन नहीं था। चाइना में इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, अमेरिका सभी देश पहुंचे हुए थे। तो सब अपने अपने क्षेत्र में वहां पर व्यापार करता था, बेचता था। तो इंग्लैंड क्या करता था कि इंडिया के किसानों को कहता था अफीम उपजाओ। वो अफीम को काफी कम मूल्य पर खरीद लेता था और चीन में ले जाकर के उसको बेचता था, वहां के लोगों को अफीम खिलाता था। चीन के लोग अफीम नहीं जानते थे, अफीम क्या चीज होता है इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो ब्रिटिश ने क्या किया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कि चीन में जा करके वहां अफीम सभी लोगों को चौक चौराहों पर बांटा, कहा खाइए और मस्ती का एहसास कीजिए, देखिए कि स्वर्ग की अनुभूति होती है कि नहीं। तो जो लोग खाया तो सचमुच उसको नशा आ गया, तो सब महसूस करने लगा हाँ मस्ती तो है इसमें, नशा तो जानते हैं कि अफीम में है। तो जो खाया वो कहा कि नहीं इसमें मस्ती तो है इसमें। तो कहा कि जाइए ये सब अफीम ले जाइए और परिवार बाल बच्चा को भी खिलाइए। और नतीजा हुआ कि चीन का पूरा समाज जो है अफीमची बन गया। किसी को पता ही नहीं था कि इससे क्या नुकसान है, और सभी लोग अफीम खाने लगे। अफीम खा करके सब मस्त रहते थे। अब जब चीन के लोग अफीम के आदी बन गए, तब क्या किया ब्रिटिश ने कि अफीम बेचना शुरू कर दिया। जैसे जैसे चीन के लोग आदी हो गए, तब वैसे वैसे अफीम का कीमत बढ़ाता गया। अब काफी कम मूल्य पर इंडिया से अफीम खरीदते थे और चीन में काफी अधिक मूल्य पर अफीम बेचते थे। नतीजा क्या होता था कि काफी अधिक फायदा था, मुनाफा था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। अफीम के व्यापार से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी माल हो रही थी। इस पैसे को वो जो है चाय वगैरह खरीद करके अमेरिका में बेचती थी।
जैसे इंडिया से अफीम खरीदा, चाइना में बेचा, काफी पैसा हो गया, उस पैसे से चाय खरीदा और वो चाय ले जाकर के अमेरिका में बेचा, काफी पैसा ही पैसा था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। बाद में काफी देर के बाद जब चीन की सरकार को मालूम हुआ कि अफीम शारीरिक और मानसिक रूप से काफी मतलब हानिकारक चीज है, यह नशा है, इससे शरीर बर्बाद हो जाता है, तब मालूम हुआ, तब उसने इसके ऊपर रोक लगाने का प्रयास किया और ब्रिटेन का एक जहाज जो अफीम से भरा हुआ था उसको चीन के अधिकारियों ने पकड़ लिया। तब इसके बाद ब्रिटेन और चीन के बीच युद्ध हो गया। इसको ओपियम वॉर यानी अफीम युद्ध के नाम से जाना जाता है। लगातार 2 अफीम युद्ध हुआ जिसमें ब्रिटेन ने चीन को पराजित कर दिया। तो कहने का मतलब है कि ये ओपियम जो ट्रेड था, इस ओपियम ट्रेड से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो मालामाल हो ही गई, लेकिन याद रखिए कि इस ओपियम ट्रेड में जो इंडियन लोग शामिल थे वो भी मालामाल हो गए। अरे मेहंदी जो बांटता है उसका भी हाथ लाल हो जाता है, समझे बात को। तो अफीम व्यापार करती थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी तो बिना इंडियन के सहयोग के तो नहीं होगा। अरे कोई काम में चाहिए ना वर्कर जी, उसमें वर्कर चाहिए, एजेंट चाहिए, बैंकर चाहिए, तरह तरह का क्लर्क चाहिए, तरह तरह का आदमी चाहिए। तो जो इंडियन अफीम व्यापार में लगे हुए थे वो इंडियन भी मालामाल हो गए। और इस तरह से इंडिया के अर्ली इंटरप्रेन्योर्स जितने थे वो ओपियम ट्रेड में ही शामिल थे, समझे बात को। तो ओपियम शिपमेंट टू चाइना ग्रू रैपिडली फ्रॉम 1820s to become for a while India's single largest export। तो इंडिया से एक्सपोर्ट होता था अफीम का। तो ब्रिटेन grew opium in India and exported it to China, and with the money earned through this sale it financed its tea and other imports from India। यानी इंग्लैंड को कोई पैसा नहीं लगता था, अफीम उपजाता था, उपज करवाता था किसानों से, बेचता था ऊंचे मूल्य पर चाइना में, जो पैसा हुआ उसी पैसे से इंडिया से चाय खरीद लिया, वो चाय ले जाकर के बेच दिया अमेरिका में और अन्य देशों में। तो by the 19th century British manufacturers flooded the Indian market। लेकिन धीरे धीरे इंग्लैंड के इंडस्ट्रियलिस्ट जिनके पास काफी कैपिटल जमा हो गया वो भारत में भी आकर के अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने लगे। दूसरा कि जो इंडियन लोग ओपियम ट्रेड में भागीदार थे उनके पास भी काफी पूंजी हो गया, वो भी माला माल हो गए, तो वो भी अभी इंटरप्रेन्योर बन गए, वो भी अभी इंडस्ट्री वगैरह ट्रेड वगैरह इस्टेब्लिश करने लगे। और इंडिया के जो अर्ली इंडस्ट्री सब देखते हैं उन सबों का कहीं ना कहीं रूट ओपियम ट्रेड से जाता है, चाहे बिरला हो या टाटा हो। जमशेद जी नुसरवान जी टाटा, जिनके नाम पर जमशेदपुर शहर या टाटा शहर कहा जाता है, या घनश्याम दास जी बिरला जिनके नाम पर जो है वो बिरला जी का कंपनी आज भी बहुत सारा है ना, ये सब लोगों का रूट था आपको ओपियम ट्रेड में। तो फूड ग्रेन एंड रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन and the rest of the world increased, but the value of British exports to India was much higher than the value of British imports from India। तो इंग्लैंड काफी अधिक सामानों को भारत में एक्सपोर्ट करता था क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के परिणाम स्वरूप जो भी सामान बनता था वो इंडिया में लाकर के बेचा जाता था। भारत से सिर्फ रॉ मटेरियल मुख्य रूप से और कुछ चाय वगैरह खरीदा जाता था या इंडिगो नील वगैरह खरीदा जाता था। तो ब्रिटेन हैड अ ट्रेड सरप्लस विथ इंडिया। ब्रिटेन यूज्ड दिस सरप्लस टू बैलेंस इट्स ट्रेड डेफिसिट विथ अदर कंट्रीज, दैट इज विथ कंट्रीज फ्रॉम विच ब्रिटेन वाज इंपोर्टिंग मोर देन इट वाज सेलिंग टू। तो भारत के साथ ब्रिटेन का व्यापार जो फेवरेबल था ब्रिटेन के लिए, काफी लाभप्रद था,
उसका इस्तेमाल ब्रिटेन इंटरनेशनल लेवल पर अपना ट्रेड करने के लिए करती थी। It allows a country deficit to settle. So by helping Britain balance its deficits, India played a crucial role in the late 19th century world economy. इस प्रकार से इंडिया में आकर के इंग्लैंड अपना प्योर मटेरियल यानी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स यानी क्लोथ्स इत्यादि सामानों को बेचता था और चाय, अफीम इत्यादि, इंडिगो इत्यादि सामानों को खरीदता था और इस तरह से इंग्लैंड की इकोनॉमी में और वर्ल्ड इकोनॉमी में इंडिया का इंपॉर्टेंट रोल था। तो ब्रिटेन्स ट्रेड सरप्लस इन इंडिया ऑल्सो हेल्प्ड पे द सो कॉल्ड होम चार्जेज दैट इंक्लूडेड प्राइवेट रेमिटेंस होम बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड ट्रेडर्स, interest payments on India's external debt and pensions of British officials। तो भारत के साथ व्यापार में जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी प्रॉफिट होता था, उस व्यापार से इंग्लैंड के अन्य जो फाइनेंशियल लायबिलिटीज था, फाइनेंशियल बर्डन था, सभी को पूरा किया जाता था। इंग्लैंड के जो भी लोग काम करते थे उनका सैलरी, पेंशन इत्यादि का काम पूरा होता था। इंडिया के साथ जो ट्रेड सरप्लस था, इंडिया के ट्रेड से जो बेनिफिट होता था उसके माध्यम से। एंड दिस इज द एंड ऑफ टुडेज एक्सप्लेनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।